नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जिस देश में बात यह होनी चाहिए थी कि नेपाल जैसे छोटे से देश के जो अप्रवासी थे, जो अमेरिका में रहते थे, जिनके बारे में नेपाल काठमांडू टाइम्स ये लिख रहा है कि उनके पास प्रॉपर पेपर नहीं थे, उनको अवैध नहीं कह रहा है, इलीगल नहीं कह रहा है। हम लोगों ने अपने लोगों को इलीगल कहा, हिंदुस्तान के अखबारों ने कहा, हिंदुस्तान के लोगों ने कहा। खैर, जो मैं बताना चाह रहा था कि नेपाल के लोगों को अमेरिका चार्टर प्लेन से भेज रहा है, बिना हथकड़ी बिना बेड़ी के, और हमारे लोगों को उसने भेजा हथकड़ी बेड़ी के साथ। बात इस पर होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी कि इस देश की हालत क्या हो गई है कि कनाडा और चाइना ने जब पलट के अमेरिका को जवाब दिया, वहां का मार्केट डाउन होने लगा तो ट्रंप ने टैरिफ वापस ले लिया। लेकिन हिंदुस्तान का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा कि मैं 1 अप्रैल को नहीं 2 अप्रैल को लागू करूंगा, क्योंकि 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूल समझ लेंगे। बात तो इन सब चीजों की होनी चाहिए थी, लेकिन कल शाम को मेरे पास फोन आया एक टीवी चैनल से और मुझे बुलाया जा रहा था वहां पर। औरंगजेब पर बहस होगी, आ जाइए। मैंने कहा मैं गोदी मीडिया का पूरा बहिष्कार करता हूं। जब मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि गोदी मीडिया मत देखिए, ये आपको एक ऐसे इंसान में तब्दील कर रही हैं जो जॉम्बी है, जो दूसरों को भी खाता है, खुद को भी खाता है, अपने देश को खा जाता है, तो वहां पर कुत्ता झौझौ जो होती है उसमें शामिल होने मैं नहीं जाऊंगा। अगर औरंगजेब पर बात ही करनी है तो मैं अपने चैनल पर बात कर लेता हूं। और यह बात मैं शुरू करता हूं बिल्कुल अलग तरीके से। बहुत सारे हिंदुओं को यह लगता है कि जब हिंदू राजा थे तो उनकी जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत सारे मुसलमानों को लगता है कि जब मुस्लिम राजा थे तो उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन हकीकत क्या है? हिंदू राजाओं के जमाने में भी जनता झोपड़े में रहती थी और राजा महलों में रहते थे। राजा के जबान से जो निकला कानून था, अगर उनके रास्ते से जरा सा इधर उधर हुए तो आपको हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया जाता था। और मुस्लिम राजा के समय में भी जनता जो थी वो झोपड़ों में ही रहती थी, हिंदू भी और मुसलमान भी। भले दिल ही दिल में खुश हो जाइए कि चलिए एक मुसलमान राजा है, बादशाह है, लेकिन उसके दरबार में जाने की हिम्मत नहीं थी और वो जो भी निर्णय ले उसके मुखालिफ एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं थी। जिसने बोला उसके साथ वही होता कि हाथी के पैरों तले रौंद दिया जाता। इतिहास सीखने के लिए होता है, इतिहास जानने के लिए होता है। अगर वाकई इतिहास में इंटरेस्ट होता तो हमारी सरकारें यह बताती कि सामंत काल में जब बादशाह हुआ करते थे, राजे महाराजे हुआ करते थे, तो जनता के साथ जो अत्याचार होता था उससे मुक्ति दिलाने के लिए आया था लोकतंत्र। लेकिन आपको उलझा दिया गया औरंगजेब में। अच्छा, शुरू यहां से कर लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए जो कह रहे हैं उसी को मान लेते हैं कि औरंगजेब जो था ना उसके अंदर सब निगेटिव था, कुछ भी पॉजिटिव था ही नहीं। मान लेते हैं बहुत कट्टर था, बहुत सब कुछ बुरा था। तो यार बुरा था तो 300 साल पहले था, उसके अच्छे बुरे का फैसला इतिहासकारों ने इन 300 सालों में कर लिया। आज औरंगजेब की कहानी सुनाने की क्या जरूरत है? आज का औरंगजेब तो वो मंत्री है महाराष्ट्र का, जिस मंत्री के कारिंदे ने, जिस मंत्री के आदमी ने एक सरपंच की हत्या बेहद बेरहम तरीके से की है। आज का औरंगजेब तो वो है, आज का औरंगजेब तो वो है क्रूर, जिसने एक सरपंच की हत्या इसलिए की क्योंकि वो उसकी वसूली में खलल डाल रहा था। वो करोड़ों की वसूली करना चाहता था, इसने रोका कि वसूली मत करो, तो उसको मारा गया, नंगा किया गया, उसके ऊपर पेशाब किया गया, फिर मारा गया, और ये सब करते हुए वीडियो बनाया गया, वीडियो सामने आया। एसआईटी, आप ही की सरकार की एसआईटी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की एसआईटी बैठती है और एसआईटी कहती है कि जिसने मारा वो धनंजय मुंडे का करीबी था। उस औरंगजेब पे चर्चा ना हो, आज के औरंगजेब पे चर्चा ना हो, इसलिए 300 साल पुराने औरंगजेब को लाना औरंगजेब के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या की थी या जेल में रखा था, जो भी आप कहना चाहें कह लें। मैं कश्मीर के इतिहास पर काम करता रहा हूं। कश्मीर के इतिहास पर मेरी 2 किताबें हैं जिनको पाठकों ने खूब प्यार दिया है। कई संस्करण छपे हैं, लगातार बेस्ट सेलर लिस्ट में रही हैं, और उन किताबों को सबने पढ़ा है। और यह तो मैं पूरे गरूर के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने फैक्ट दिए हैं आज तक कोई उस पर सवाल नहीं खड़ा कर पाया। गालियां देते हैं लेकिन सवाल नहीं खड़ा कर पाते हैं।
जब कश्मीर के बारे में मैं पढ़ रहा था तो वहां एक इतिहासकार हैं जोना राज। सबने कल्हड़ का नाम सुना है, राज तरंगिणी का नाम सुना है, लेकिन जहां राज तरंगिणी खत्म होती है वहां से आगे एक और राज तरंगिणी लिखी गई जिसको लिखा जोना राज ने। जोना राज ने अपनी राज तरंगिणी में लिखा है कि राजा का जो भाई होता है वो सांप होता है, या तो राजा उसको कहीं दूर भेज दे या तो मार डाले, वरना वो सांप डसेगा। आस्तीन का सांप हम लोगों ने कहावत सुनी है। जोना राज की किताब पढ़ते हुए मुझे आश्चर्य हुआ कि जोना राज राजा के भाई को सांप कह रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, हिंदू राजाओं का काल था और राजाओं के भाई को सांप कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे हिंदू राजाओं के भाइयों ने बगावत की होगी, अपने भाइयों की हत्या की होगी या हत्या करने की कोशिश की होगी। आज आपको सत्ता में जाना है तो आप क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, एक बार हारते हैं, दो बार हारते हैं, तीसरी बार जीत भी जाते हैं। उस जमाने में तो गद्दी पे जाने का एक ही तरीका था कि जो राजा है उसको मार दो, वरना तुम कभी गद्दी पे नहीं जा पाओगे, जिंदगी भर राजा के छोटे भाई और युवराज बने रह जाओगे। यहां तक कि राजा के मरने के बाद भी राजा का बेटा गद्दी पर बैठेगा, तुम गद्दी पर नहीं बैठोगे। मारकाट की बात से अगर आगे बात करें तो अभी बहुत हाल की बात है। अगर कश्मीर का इतिहास आप देखेंगे, जिस डोगरा वंश की बात की जाती है, जो सेकंड डोगरा किंग थे रणबीर सिंह, उसके बाद जो थर्ड डोगरा किंग प्रताप सिंह बनते हैं, उनके खिलाफ सारी साजिशें जो की थी वो उनके भाई ने ही की थी, किसी और ने नहीं की थी। अंग्रेजों के साथ मिलकर सारी साजिशें उनके भाई ने की थी। अगर हिंदी फिल्में 60 के दशक की आपने देखी होंगे जिसमें राजा महाराजा का किस्सा आता था, तो हर राजमहल में उसमें सिर्फ षड्यंत्र चलता था। और षड्यंत्र किस लिए चलता था? कुर्सी के लिए चलता था। हिंदी के एक बड़े कवि हैं बोधिसत्व, न केवल हिंदी के कवि हैं बल्कि बॉलीवुड में तमाम सारी सीरीज और फिल्में भी लिखी हैं। इतिहास और पुराण के जो सीरियल्स होते हैं उनके वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। और चूंकि मैं उनको निजी तौर पर जानता हूं तो मैं जानता हूं कि इतिहास और पुराण के वो वाकई एक्सपर्ट हैं, काफी पढ़ाई करते हैं। उन्होंने एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखी कि हिंदू राजाओं में जिन्होंने अपने बाप की हत्या की थी उनके बारे में। अजात शत्रु का नाम लेते हैं वो, जिनके पिता थे बिंबिसार, और बिंबिसार को अजात शत्रु ने जेल में डाल दिया था। खाना पीना नहीं मिलता था। बिंबिसार की पत्नी जब जाती थी तो अपने बालों में कभी रोटी छिपा के ले जाती थी, कभी सूखी रोटी खाते खाते थक गए तो अपनी देह में ऐसा लेप लगा के जाती थी, मसाले का या किसी चीज का, जिसको चाट के काम चला सके। जो नाई था, जो उनके नाखून काटने जाता था, उससे कहा गया था कि ऐसे नाखून काटो उनका ताकि लगातार उनके जख्म होते रहें और उन जख्मों पर दवाई की जगह नमक डालते रहो ताकि वो जख्म सड़ जाएं। कहानी ये है कि जिस दिन अजात शत्रु का बेटा पैदा हुआ उसी दिन बिंबिसार की डेथ हो गई। अजात शत्रु का जब बेटा पैदा हुआ तो उनको एहसास हुआ कि बाप होना क्या होता है। भागते हुए गए कि पिताजी को रिहा करो, लेकिन तब तक पिताजी दुनिया से रिहा होकर दूसरी दुनिया में जा चुके थे। ये तो एक किस्सा है। कश्मीर का इतिहास आप पढ़ेंगे तो ऐसे 20 किस्से मैं आपको सुना दूंगा। सम्राट अशोक के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जो अपने भाइयों को मार के सत्ता पर बैठा था। और ऐसे पता नहीं कितने राजा हैं। राजस्थान में मिल जाएंगे, बंगाल में मिल जाएंगे, कश्मीर में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन आपको याद केवल औरंगजेब आता है, जिसने अपने पिता को इसलिए अकायद कर दिया था क्योंकि उसके पिता उसके बड़े भाई दारा शुकोह को सत्ता देना चाहते थे। उसने दारा शुकोह को भी मरवा दिया, उसने बाकी भाइयों को भी मरवा दिया। एकदम सच्चाई है ये। अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था तो वो भी बेवकूफ है। बिल्कुल औरंगजेब ने वही किया जो उसके जमाने में होता था। सम्राट अकबर के बेटे ने भी विद्रोह करने की कोशिश की थी। बहुत सारे किस्से आपको मिल जाएंगे। वो जमाना था, उस जमाने में यही होता था। होता तो कई बार आज के जमाने में भी है। क्या प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई की हत्या नहीं करते हैं? क्या प्रॉपर्टी के लिए बाप बेटे के बीच में विवाद नहीं होता है, लठ नहीं चलता है? अगर आप कहते हैं नहीं तो आप किसी और दुनिया में रहते होंगे। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी और उसके ट्रॉल्स को औरंगजेब में बहुत सहारा मिलता है। मतलब औरंगजेब की किसी ने तारीफ कर दी तो आप उसके खिलाफ FIR कर देंगे। क्यों कर देंगे FIR? कोर्ट की कौन सी ऐसी धारा है जिसमें औरंगजेब की तारीफ करना जो है वो अपराध है? हर जो राजा होता था उसमें कुछ अच्छाइयां होती थी, कुछ बुराइयां होती थी। औरंगजेब के बारे में एक सच ये है जो मैंने बताया, तो दूसरा सच और भी है। वो सच ये है कि उसने कभी 1 रुपए अपने ऊपर एक्स्ट्रा खर्च नहीं किए। टोपियां सिलता था, कुरान की जिल्दें बनाता था
और उनको बेचकर जो पैसा मिलता था उससे उसका काम चलता था। अगर आपने उसकी कब्र देखी होगी तो वो बिल्कुल किसी दरवेश जैसी कब्र है, एकदम सादी कब्र। और जब मरा तो अपनी आखिरी जो इच्छा थी वो लिख के गया कि जो कुछ मेरे पास है वो दान कर दिया जाए। ये भी तो एक औरंगजेब था। यह हकीकत है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो कई सारे मंदिरों के लिए दान भी दिया, और मंदिर तोड़ने वाला औरंगजेब अकेला नहीं था। अगर कश्मीर की ही बात करूं तो वहां एक राजा हर्ष का नाम आता है। ये मध्य प्रदेश वाले राजा हर्ष नहीं है, ये हर्ष जो है वो मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की। और उनके बारे में तो कल्हड़ ने लिखा है कि वो मंदिर तोड़ा करता था और क्या क्या किया करता था। मैं यहां क्या बताऊं, मेरी किताब पढ़ेंगे तो वो सारा कुछ जान जाएंगे। अपनी बुआ तक को, सगी बुआ तक को उसने नहीं छोड़ा था। वो तो हिंदू था। इससे क्या तय हो जाता है कि सारे हिंदू बुरे हैं? अगर औरंगजेब के बुरे होने से सारे मुसलमान बुरे हो जाते हैं तो फिर बुरे हिंदू राजाओं के बुरे होने से सारे हिंदू क्यों नहीं बुरे हो जाते? वो राजा थे, उनको कोई मतलब नहीं था हिंदू मुसलमान से। धर्म का प्रयोग वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करते थे। वरना आप सोच के देखिए कि औरंगजेब का जो सबसे विश्वस्त सिपह सालार था उसका नाम था सवाई राजा जयसिंह। शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए कौन गया था? शिवाजी को गिरफ्तार किसने किया था? सवाई राजा जयसिंह ने ही ना। एक किताब है जदुनाथ सरकार की। जदुनाथ सरकार का नाम मैंने क्यों लिया? 3 कारणों से लिया। पहली बात तो यह कि जदुनाथ सरकार राइटिस्ट माने जाते हैं, दक्षिणपंथी इतिहासकार माने जाते हैं। दूसरी बात यह कि दक्षिणपंथी होने के बावजूद जदुनाथ सरकार जैसे लोग तथ्यों को लेकर बहुत गंभीर थे और झूठ नहीं बोलते थे। केवल एक्सप्लेनेशन में अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करते थे, जो सबका अधिकार है, हम भी तो वही करते हैं। मामला सारा यह है कि फैक्ट गलत मत दीजिए, तो जदुनाथ सरकार फैक्ट गलत नहीं देते। और तीसरी बात यह कि वो इतने इंपॉर्टेंट राइटर हैं राइट विंग के कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर उनकी किताब का पीडीएफ अपलोड करके रखा है। तो मैं किसी वामपंथी इतिहासकार की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा दक्षिणपंथी इतिहासकार जदुनाथ सरकार की बात कर रहा हूं। बीजेपी की साइट पर जाइए, उनकी किताब डाउनलोड कर लीजिए और सीधे पेज नंबर 467 पर जाइए। वो कहते हैं औरंगजेब का राज जो था वो हिंदुओं के लिए बुरा था। बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो जाएंगे कि आपके मन की बात कर दी। अगले पेज पे जाइए 468, वो लिखते हैं मुसलमानों के लिए भी बुरा था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सा है कि सत्ता को जिस तरह से वो लगातार बढ़ाता गया, जिस तरह से युद्ध लगातार करता गया, वो सारी प्रजा के लिए दिक्कत तलब था। और थोड़ा और पीछे जाएंगे तो संभाजी के ऊपर भी बहुत कुछ मिल जाएगा। एक पूरा सेक्शन जो है मराठा के ऊपर है, और संभाजी के ऊपर, संभाजी महाराज कहना चाहें आप, जो कहना चाहें, संभाजी के ऊपर जो कुछ मिलेगा वो पढ़कर आप चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा दक्षिणपंथी इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी का सबसे बड़ा दुख था, बुढ़ापे में शिवाजी का सबसे बड़ा दुख था उनका सबसे बड़ा लड़का संभाजी महाराज। वो बताते हैं कि पन्हाला में उनको इसलिए गिरफ्तार करके रखा गया था क्योंकि उन्होंने एक महिला के साथ, मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ है, मैं महाराष्ट्र का इतिहासकार नहीं हूं, बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं, सबको सही मानना जरूरी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जदुनाथ सरकार की किताब में यह सारा कुछ लिखा हुआ है और कोई हल्ला नहीं मचाता। अगर यही किसी इतिहासकार ने कह दिया होता, अगर यही मैंने कह दिया होता, अगर यही किसी और ने कह दिया होता, यही किताब अगर कांग्रेस की वेबसाइट पर लगी होती, यही किताब अगर आरजेडी की वेबसाइट पर लगी होती, तो ये सारे लोग नंगे होकर नाच रहे होते। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर वो किताब लगी है और उस किताब में संभाजी के बारे में इस तरह की बातें की गई हैं, इसलिए सारे खामोश हैं। मेरा सवाल है, उठाइए भारतीय जनता पार्टी पे सवाल, पूछिए कि संभाजी महाराज के बारे में ऐसी बातें उन्होंने कैसे लिखी हैं। और ये जो लेटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये लेटर तो मैंने प्रकाशन विभाग की एक किताब से ली है। किताब का फोटो भी देखिए आप, और किताब पर एक पत्र है। यह पत्र है जो औरंगजेब को लिखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और उस पत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज लिखते हैं, अकबर ने इस बड़े राज्य को 52 बरस तक ऐसी सावधानी और उत्तमता से चलाया कि सब फिरकों के लोगों ने सुख और आनंद पाया। क्या ईसाई, क्या भुसाई, क्या दाऊदी, क्या फलकिये, क्या नसरिये, क्या दहरिये, क्या ब्राह्मण और क्या सेवड़े, सब पर उनकी समान कृपा दृष्टि रहती थी। इसी सुलह कुल के बर्ताव के कारण सब लोगों ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। इसी प्रभाव के कारण अकबर जिधर देखते थे जीत उनकी तरफ आकर खड़ी हो जाती थी। यानी
हम सबके आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज सम्राट अकबर के बारे में, बादशाह अकबर के बारे में कहते हैं कि वो जगत गुरु थे। आप सोच के देखिए, यहां आप दुश्मनी पैदा करने में लगे हुए हैं, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज अकबर को जगत गुरु कह रहे थे। और कैसे कैसे किस्से चलाए जाते हैं, पूछिए मत। रोज 40 मन, 52 मन, 1.25 मन, जिसका जितना मन करता है उतना मन जोड़ देता है। इतने जनेऊ जो है वो औरंगजेब जलाया करता था। इसका मतलब क्या होता था कि इस जनेऊ को पहनने वाले ब्राह्मणों की हत्या करता था और उसके बाद जनेऊ जला देता था। मैंने कहा थोड़ी सी गणित कर लेते हैं, मेरी पढ़ाई में गणित भी शामिल रहा है। जरा सा गणित है, कैलकुलेशन कीजिए इसके हिसाब से। और ये तब है जब मैंने जनेऊ को 50 ग्राम का माना है। नॉर्मल जनेऊ, और उस जमाने में मूंछ का जनेऊ होता था, इतना ज्यादा कपड़ा नहीं मिलता था, वो 10-5 ग्राम का होगा। अगर लेकिन 50 ग्राम का जनेऊ हम मान लेते हैं तो 58 करोड़ ब्राह्मणों को औरंगजेब ने मारा था इस कहानी के अनुसार। कर्नल टाड ने यह कहानी चलाई थी, अंग्रेज थे कर्नल टाड, उन्होंने कहानी चलाई थी। यानी 58 करोड़ ब्राह्मणों को मारा था औरंगजेब ने। चलो मान लिया। जनसंख्या कितनी थी उस समय? 18 करोड़। अब 18 करोड़ में से आप घटाना शुरू कीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 18 करोड़ में से 1.5 करोड़ ब्राह्मण होंगे, मान लिया। अब उन 1.5 करोड़ जो ब्राह्मण हैं उसमें से बच्चों को निकाल देंगे तो कुल मिला जुला के जो ब्राह्मण बचेंगे वो 75-60 लाख के आसपास बचेंगे। उनमें से महिलाओं को बाहर कर दीजिए आप, क्योंकि महिलाएं जो है वो जनेऊ नहीं पहनती, तो 30-35 लाख ब्राह्मण बचेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ब्राह्मणों को मारने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड से वो इंपोर्ट करता था? तो इस तरह की कहानियां चलाई गई और इस तरह की कहानियां चलाकर बदनाम करने की कोशिश की गई। जो था वो तो था ही, वो इतिहास में लिखा हुआ है। जदुनाथ सरकार ने भी लिखा है और दूसरी तरफ के इतिहासकारों ने भी लिखा है। कोई आंख मूंद के तारीफ नहीं करता, सबने लिखा है। उसकी कट्टरता पर भी लिखा है, बाकी सारी चीजों पर भी लिखा है। लेकिन अगर यह लिखा है कि मंदिर तोड़े, तो यह भी इतिहास में लिखा हुआ है कि मंदिरों के लिए जमीन दान दी। एक और बात आपको बताता हूं जो शायद साहित्य के बाहर आपको नहीं मिलेगी। औरंगजेब का एक और नाम था नौरंग बिहारी। जितने बादशाह हुए हैं अकबर के बाद, सबका घरेलू नाम जो रहा है वो टिपिकल हिंदुस्तानी नाम रहा है। औरंगजेब का मतलब तो आप समझते हैं, औरंग का मतलब हो गया राजगद्दी, और जेब जो उसको शोभा देता है। ये तो टाइटल होता था जिसमें आप जब गद्दी पर बैठे तो आपको ये टाइटल दिया गया, कोई शाहजहां बना, कोई जहांगीर बना। लेकिन ये औरंगजेब का मतलब हुआ कि जिसकी जो गद्दी को जेब देता है, जो गद्दी को शोभा प्रदान करता है। लेकिन घर का नाम था उनका नौरंग बिहारी, और नौरंग बिहारी नाम से एकदम देशी भाषा में औरंगजेब ने कविताएं लिखी हैं। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था उदयपुरी बाई, जो जीवन भर हिंदू रहीं, जिनके धर्म परिवर्तन का कहीं कोई जिक्र नहीं आता है। उनकी तारीफ में एक छंद मिलता है, वो छंद सामने लगा हुआ है, आप देख लीजिए। तुअगुण उदय रवि की नो वाहिते कहत तुम कौ बाई उदयपुरी। तुमको देखकर सूरज उगता है, वगैरह वगैरह, जैसे प्रेमिका की तारीफ की जाती है, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप केवल नौरंग बिहारी अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से उनके लिखे, औरंगजेब के लिखे तमाम सारे पद मिल जाएंगे। यहां तक कि भूषण जो पहले औरंगजेब के दरबार में थे और बाद में शिवाजी के दरबार में चले गए, उन्होंने भी अपने कई सारे दोहों में नौरंग बिहारी शब्द का उपयोग किया है। तो औरंगजेब नौरंग बिहारी भी थे। नौरंग बिहारी का मतलब होता है कृष्ण। तो ऐसी कौन सी कट्टरता थी जिसमें घर का नाम कृष्ण के नाम पर रखा जाता है? सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। अब एक आखिरी बात, एक बड़ा चर्चा चलता है अखंड भारत का। अभी हाल में मैंने देखा, मेरे मित्र मनीष जो हैं उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी, व्हाट्सएप पे उनको मिली होगी, जिसमें अखंड भारत का चर्चा था और कौन कौन सा खंड, बर्मा कब हिंदुस्तान से बाहर हुआ, नेपाल कब बाहर हुआ, ये सारा कुछ लिखा हुआ था। ये सारा का सारा हिंदुस्तान से टूटा, जो इन्हीं की डेट है, अगर उसको सही मान लें तो अंग्रेजों के वक्त में। और ये नक्शा कब था? ये नक्शा सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब के वक्त में था। सिर्फ और सिर्फ पिछले 500 सालों में औरंगजेब का शासन ऐसा रहा है जब हिंदुस्तान के नक्शे में अफगानिस्तान भी शामिल था, लंका भी शामिल था, इधर बर्मा भी शामिल था, उधर आपका सारा कुछ शामिल था, नेपाल भी शामिल था। और उस नक्शे को छिन्न भिन्न किसने किया? अंग्रेजों ने। नेपाल को दे दिया, बर्मा को दे दिया, अफगानिस्तान को दे दिया। वो पूरी कहानी कभी अलग से सुन सकते हैं, सुना दूंगा।
यानी जिस अखंड भारत की बात कर रहे हो मूर्खों, वो तो औरंगजेब के समय था। उसके बाद तो कभी अखंड भारत रहा ही नहीं, और जो बचा खुचा था उसको अंग्रेजों ने खंड खंड कर दिया, पाकिस्तान भी बांट दिया। तो औरंगजेब से रोज सवाल पूछते हो, औरंगजेब पर रोज कहानी सुनाते हो, कभी अंग्रेजों से भी तो सवाल पूछ लो भाई। अंग्रेज तुम्हारे पापा थोड़े हैं। जिन अंग्रेजों ने इस देश को बांटा, तोड़ा, काटा, जिन अंग्रेजों ने हमारे लाखों सैनिकों को मारा, जो आजादी के हमारे लड़ाई के लोग थे उनको मारा, जिन अंग्रेजों ने हमारे पुरखों को जेलों में रखा, जिन अंग्रेजों ने हमारे पुरखों को अंडमान निकोबार की जेल में सड़ाया। जब सावरकर की बात करते हो तो सावरकर को अंडमान की जेल में डालने औरंगजेब थोड़े आया था, अंग्रेज आए थे ना। तो उन अंग्रेजों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते हो? क्या बात है, कोई पुराना कर्जा है? आजादी की लड़ाई के दौरान तुम्हारे पुरखे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर खेल कर रहे थे, उसका कोई कर्जा है कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन औरंगजेब के खिलाफ लगातार बोलते हो? या फिर सिर्फ इतनी वजह है कि औरंगजेब से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुसलमान से है? और दिक्कत मुसलमान से इसलिए है कि जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे, तुम्हारे सर पे जो दाग लगा हुआ है उतना छुपा सकोगे, गरीबी को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, और ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते रहोगे। तो ठीक है, वो तो अपना खेल कर रहे हैं। आप तो जरा दिमाग लगाइए, हर बहस में कूद जाते हैं, हर बहस में चिल्लाने लगते हैं। भैया, अगर औरंगजेब ने इतने सारे ब्राह्मणों को मार दिया था तो अमित मालवीय का खानदान कैसे बच गया? कैसे बच गया अटल बिहारी वाजपेयी का खानदान, और मुझ गरीब का खानदान कैसे बच गया? जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।